हम्म आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे युद्ध पर चर्चा करने वाले हैं जो मतलब जहां कोई गोली नहीं चलती, कोई कोई सेना सरहद पार नहीं करती है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक पूरी की पूरी सभ्यता हार जाती है। उनकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उनके इतिहास को मिटाकर दोबारा लिखा जाता है। और उनके अपने ही युवाओं को अपनी पहचान से नफरत करना सिखा दिया जाता है। मतलब सुनने में ये किसी हॉलीवुड की डिस्टोपियन फिल्म जैसी कहानी लग सकती है। हाँ, डिस्टोपियन कहानी। लेकिन क्या हो अगर ये कोई कहानी नहीं बल्कि बल्कि एक हकीकत हो जो पिछले 100 सालों से दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ घट रही है। आज हम कुछ ऐसे ही दावों की पड़ताल करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये पड़ताल बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि क्योंकि ये हमें इतिहास और राजनीति को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। मतलब आज हम सतह पर दिखने वाली जंगों की बात नहीं करेंगे। तो फिर किस जंग की बात करेंगे? उस युद्ध की जो पीढ़ियों की सोच और उनकी पहचान के अंदर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा का जो आधार है वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के एक छात्र शहबाज अहमद द्वारा लिखा गया एक बेहद विस्तृत दस्तावेज है। इस लेख में मुस्लिम दुनिया और यहूदी या कह लें ज़ायोनी विचारधारा के बीच जो ऐतिहासिक और आधुनिक टकराव हैं उसको लेकर कुछ बहुत ही सीधे और तीखे दावे किए गए हैं। काफी विवादित दावे भी हैं। हाँ, विवादित दावे भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के इस शो का उद्देश्य क्या है। देखिए, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, न वामपंथी और न दक्षिणपंथी। एकदम सही। हमारा काम सिर्फ एक संदेश वाहक का है। इस दस्तावेज में लेखक ने जो दावे किए हैं, जो समाजशास्त्रीय तर्क दिए हैं, हम उन्हें ज्यों का त्यों खोलकर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि असल में सूचना युद्ध और जो मनोवैज्ञानिक रणनीतियां वो काम कैसे करती हैं। और अगर एक समाजशास्त्री नजरिए से देखें ना, तो ये दस्तावेज सिर्फ बाहरी साजिशों की लिस्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है इसमें? अगर इसे गहराई से पढ़ा जाए तो ये एक समुदाय के अपने ही अंदर झांकने की, मतलब एक बहुत ही कड़वे आत्ममंथन की प्रक्रिया भी है। ये समझने की कोशिश है कि किसी विशाल समूह को मानसिक और आर्थिक रूप से पंगु कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेखक शहबाज अहमद ने यहूदी और ज़ायोनी शक्तियों द्वारा चली गई चालों को मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित युद्ध रणनीति के रूप में पेश किया है। हाँ, उन्होंने इसे 5 अलग-अलग परतों में बांटा है। 5 परतें। तो अगर हम इस रणनीति की पहली परत की बात करें तो लेखक इसे वैचारिक हमला या इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसराइलियात। इसराइलियात। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये किसी समाज को कैसे खोखला करता है? देखिए, इसराइलियात का जो कॉन्सेप्ट है वाकई इस पूरी कहानी का केंद्र है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो इसका मतलब उन मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियों से है। काल्पनिक कहानियां? हाँ, जिन्हें सदियों पहले जानबूझकर कुरान की व्याख्याओं में, जिन्हें तफसीर कहा जाता है, उनमें धीरे धीरे शामिल कर दिया गया। अरे, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर में मैलवेयर या वायरस डाउनलोड कर दिया जाए। मतलब कंप्यूटर का हार्डवेयर वही है, उसका मूल ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है, लेकिन बैकग्राउंड में इतने बेकार के प्रोसेस चल रहे हैं कि मशीन अपना असली काम ही नहीं कर पा रही है। सिस्टम बस क्रैश हो रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब जब आपके मूल ग्रंथों में ऐसी कहानियां जुड़ गई जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा हुआ। असर कैसा? मतलब लोगों का ध्यान अमल यानी एक्शन, रिसर्च और काम करने से पूरी तरह हट गया। समाज बस उन बेकार की रहस्यमयी बहसों में उलझ कर रह गया, जिनसे ना तो कोई वैज्ञानिक विकास होना था और ना ही कोई सामाजिक सुधार। समझ रही हूँ। और इसी मैलवेयर का जो आधुनिक अपडेटेड वर्जन लेखक ने बताया है वो है पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण, इसे थोड़ा और खोलिए, ये कैसे काम करता है? देखिए, आधुनिक दौर में शिक्षा प्रणाली और मीडिया के जरिए ये नैरेटिव सेट किया गया कि तरक्की या आधुनिकता का मतलब ही अपनी मूल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को छोड़ना है। अच्छा। आपको ये एहसास दिलाया गया कि आपका जो इतिहास है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि नई नस्ल में युवाओं के अंदर अपनी ही पहचान को लेकर एक गहरी हीन भावना पैदा हो गई, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। और ये बात तर्कसंगत भी लगती है।
मतलब जब कोई समुदाय अपनी ही पहचान से खुद से ही शर्मिंदा होने लगे, अपनी जड़ों से कट जाए, तो उन्हें राजनीतिक रूप से तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। जो कि हमें सीधे इस रणनीति के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, फूट डालो और राज करो। ऐतिहासिक रूप से हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध तक उस्मानिया सल्तनत यानी जो ऑटोमन एम्पायर था, वो एक बहुत बड़ी वैश्विक ताकत थी। उस्मानिया सल्तनत सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय छाता थी। छाता मतलब अलग अलग लोगों को जोड़ने वाला। हाँ, उस खिलाफत के छाते के नीचे अलग अलग नस्ल, रंग और भाषा के लोग बस एक पहचान से जुड़े हुए थे। तो लेखक बताते हैं कि इस विशाल ताकत को बाहर से हराना तो नामुमकिन था। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए इस छाते को तोड़ने के लिए अरब राष्ट्रवाद का नारा गढ़ा गया। अरबों को ये कहकर तुर्कों के खिलाफ भड़काया गया कि भाई आप तो एक अलग और श्रेष्ठ नस्ल हैं। ओहो, यानी पहचान के उस एक बड़े ढांचे को तोड़कर उसे छोटे छोटे क्षेत्रीय और नस्ली टुकड़ों में बांट दिया गया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि वो एक विशाल साम्राज्य बिखर गया और आज के समय के छोटे छोटे कमजोर देशों में बदल गया। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। लेखक का ये दावा कि खुफिया एजेंसियों ने मुस्लिम समाज के अंदर मतलब शिया सुन्नी जैसे मतभेदों को भी हवा दी, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। क्या लेखक ये समझाते हैं कि ये सब जमीन पर काम कैसे करता है? मतलब क्या बाहरी एजेंसियां आकर लोगों को लड़ना सिखाती हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, बाहरी एजेंसियां सीधे आकर मतभेद पैदा नहीं करती। मतभेद तो किसी भी समाज में पहले से मौजूद होते हैं। सही बात है। रणनीति ये होती है कि उन छोटी दरारों को ढूंढा जाए और उनमें बारूद भर दिया जाए। बारूद भर दिया जाए मतलब उन्हें भड़काया जाए। हाँ। लेखक का तर्क यह है कि साम्राज्यवादी ताकतों ने ये सुनिश्चित किया कि जो चरमपंथी विचार हैं उन्हें फंडिंग मिले, उन्हें हथियार मिले। जब जब समाज के अंदरूनी गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं तो उनका पूरा ध्यान, उनका बजट और उनकी पूरी ऊर्जा सिर्फ आपस में लड़ने में खर्च हो जाती है। वो कभी एकजुट होकर किसी बाहरी खतरे का, जैसे कि ज़ायोनिज्म का सामना करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं सोच पाते। समझ गई। यानी अगर कोई समाज वैचारिक रूप से भ्रमित है और राजनीतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर शिकार बन जाता है। एकदम सही। क्या यही वजह है कि इसके बाद की जो रणनीति है वो आर्थिक शिकंजे की बात करती है? मतलब दस्तावेज में IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का काफी जिक्र है। ये कर्ज का जाल काम कैसे करता है? सिर्फ कर्ज लेने से कोई अपनी पहचान कैसे खो देता है? क्योंकि ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है ना। लेखक समझाते हैं कि दुनिया के बैंकिंग और जो सूद का सिस्टम है, यानी इंटरेस्ट का जो सिस्टम है, उस पर एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक पकड़ बनाई गई है। जब कोई विकासशील देश IMF या वर्ल्ड बैंक से भारी कर्ज लेता है तो वो कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, वो शर्तों के साथ आता है। शर्तों के साथ? जैसे कि आपको अपने देश के नियम बदलने होंगे। बिल्कुल। कर्ज देने वाले संस्थान तय करते हैं कि आप अपनी शिक्षा का बजट कितना रखेंगे, आप कौन सी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करेंगे और आप किस देश के साथ व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे। बाप रे, ये तो पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। हाँ, और जाहिर है जब आपके देश के घरेलू और विदेश नीति के फैसले किसी और देश के बोर्डरूम में बैठे लोग ले रहे हों तो आपकी आजादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। विडंबना देखिए कि कुदरती खजाने और तेल का सबसे बड़ा भंडार इन्हीं देशों के पास है। लेकिन उनकी कीमतें तय करने वाली ग्लोबल मार्केट और बैंकिंग सिस्टम पर नियंत्रण उन ताकतों का है जो बाहरी लॉबी से जुड़ी हैं। यह तो एक बहुत ही अदृश्य लेकिन अटूट आर्थिक बेड़ी है। अटूट बेड़ी, बिल्कुल। तो अगर कोई देश कर्ज के जाल में फंसा है और टूट चुका है तो अगला तार्किक कदम क्या होगा? शायद ये सुनिश्चित करना कि दुनिया की सहानुभूति कभी उनके साथ ना जुड़े। हाँ, और यहीं पर कहानी पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर नैरेटिव का हिस्सा आता है। आज अगर हम ग्लोबल मीडिया को देखें, फिल्मों या न्यूज चैनलों को देखें, तो लेखक का ये दावा बहुत साफ दिखाई देता है कि एक खास समुदाय की छवि हमेशा या तो खूंखार आतंकवादी की दिखाई जाती है या फिर बेहद अनपढ़ और पिछड़े लोगों की। और लेखक के अनुसार ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। जब आप मीडिया के जरिए किसी पूरी आबादी को अमानवीय बना देते हैं, उन्हें डीह्यूमनाइज कर देते हैं, तो उनके खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय पर दुनिया कोई सवाल ही नहीं उठाती। हाँ,
कोई सहानुभूति नहीं बचती। और इसके समानांतर एक और खेल चल रहा है। मनोरंजन उद्योग और सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी को जानबूझकर एक ऐसी उपभोक्तावादी जीवन शैली की तरफ धकेला जा रहा है जहां ध्यान सिर्फ ब्रांड्स, दिखावे और फिजूल खर्ची पर हो, ताकि वो मेहनत, रिसर्च और विज्ञान जैसे गंभीर विषयों से पूरी तरह कट जाएं। बिल्कुल कट जाए। और अगर इसके बावजूद अगर कोई उस समाज में से उभरने की कोशिश करे भी, कोई वैज्ञानिक तरक्की करने की सोचे, तो पांचवी परत काम आती है, जो है जासूसी और षड्यंत्र। मोसाद का उदाहरण दिया इसमें। हाँ, दस्तावेज में मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों का उदाहरण है जो इन देशों के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को, उनके होनहार दिमागों को निशाना बनाती हैं, उनकी हत्याएं करवाती हैं ताकि तकनीक का विकास वहीं रुक जाए। सही बात है। इन सभी परतों को सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। ये किसी विशाल इमारत को बाहर से हथौड़े से तोड़ने की कोशिश नहीं है। ये तो उस इमारत की नींव में रातों रात दीमक छोड़ने जैसा है। मतलब बाहर से देखने वाले को लगेगा कि इमारत का ढांचा अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर लकड़ी पूरी तरह खोखली हो चुकी है, जो जरा से धक्के से गिर जाएगी। ये दीमक वाली बात बिल्कुल सटीक है। और यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि लेखक इन सभी बाहरी चालों का जो अंतिम मकसद मानता है वो बहुत ही दार्शनिक है। दार्शनिक? वो कैसे? ये पूरी लड़ाई महज जमीन हड़पने या सरकारें गिराने की नहीं है। असली मकसद है एक पूरी सभ्यता को उसकी अपनी विरासत से काट देना। विरासत से काटना? हाँ, यानी कुरान की मूल शिक्षाओं और इल्म से, साइंस और लॉजिक से उन्हें इतना दूर कर देना कि वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के गुलाम बन जाएं जो डिग्रियां तो छापती हो, क्लर्क तो पैदा करती हो, लेकिन सोच, समझ और किरदार का निर्माण ना कर सके। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। बताइए। अगर इमारत की नींव में दशकों से दीमक लग रही थी, तो क्या उस इमारत के रखवाले अंधे थे? क्या सारा का सारा दोष सिर्फ उस बाहरी दीमक का ही है? ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गई ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं से इस दस्तावेज का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। लेखक ने खुद इस बात को माना है और एक बहुत ही चुभने वाली लाइन लिखी है इसमें। क्या लाइन लिखी है? मक्खी उसी जख्म पर बैठती है जो खुला हो। उफ, मक्खी उसी जख्म पर बैठती है जो खुला हो। ये बात तो सीधे जाके लगती है। तो वो खुले घाव क्या थे? वो अंदरूनी कमजोरियां क्या थीं जिनकी वजह से बाहरी मक्खियों को बैठने का मौका मिला? स्रोत में सबसे पहला और जो सबसे बड़ा घाव बताया गया है वो है शिक्षा। और ये बहुत ही दुखद विरोधाभास है। कैसे? जिस धर्म के पवित्र ग्रंथ का पहला शब्द ही इकरा हो, जिसका मतलब होता है पढ़ो, खोज करो, उसी समुदाय ने ज्ञान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। क्या खिलवाड़ किया? ज्ञान को तो बढ़ावा देना चाहिए था ना। बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने इल्म को दो कृत्रिम हिस्सों में बांट दिया। एक दीनी यानी धार्मिक और दूसरा दुनियावी यानी भौतिक या वैज्ञानिक। अच्छा। जबकि मूल दर्शन तो ये था कि इस कायनात, इस ब्रह्मांड की हर चीज पर गौर करना, उस पर रिसर्च करना ही असल इल्म है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, रटने की आदत ने सवाल पूछने और रिसर्च करने की जगह ले ली। इसका मतलब जिस समुदाय ने कभी अल ख्वारिज़मी जैसे गणितज्ञ दिए और इब्न सिना जैसे महान वैज्ञानिक दिए, और वे से पुरानी किताबों को रटने में उलझ कर रह गए। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि आज वही समुदाय छोटी छोटी तकनीक, जरूरी दवाओं और यहाँ तक कि अपने बचाव के हथियारों के लिए उन लोगों पर निर्भर है जिन्हें वे अपना विरोधी मानते हैं। और जो दूसरा खुला घाव इस लेख में बताया गया है वो है फिरका परस्ती यानी सेक्टेरियनिज्म का जहर। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि लेखक ने अपने ही समाज पर कितना कड़ा प्रहार किया है। हाँ, बहुत बेबाकी से लिखा है। उनका तर्क है कि आज एक व्यक्ति दूसरे को काफिर ठहराने में, उसे गलत साबित करने के लिए फतवे निकालने में जितनी ऊर्जा और समय लगाता है, अगर उसका 10% भी वो अपनी तरक्की में, फिजिक्स या इंजीनियरिंग में लगाता तो हालात कुछ और ही होते। इस बात की गहराई और उसके आर्थिक पहलू को समझिए। जब आप आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसका होता है? जाहिर है जो हथियार बेच रहा है। बिल्कुल। जब दो पड़ोसी देश या एक ही देश के दो गुट आपस में युद्ध करते हैं तो वो हथियार किससे खरीदते हैं? वे हथियार उन्हीं बाहरी ताकतों से खरीदते हैं जो दूर बैठकर उनकी इस लड़ाई का मजा ले रही होती हैं। स्रोत में बहुत ही सटीक बात कही गई है। चिंगारी भले ही बाहर से आई हो, लेकिन आग हमने अपने ही घर में लगाई है।
आग अपने ही घर में लगाई है। और इसी के साथ एक और अंदरूनी कमजोरी जुड़ जाती है, जिससे लेखक ने बौद्धिक गुलामी कहा है, मतलब इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। आज की जो पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के दिखावे में पूरी तरह खो गई है। जो समुदाय इतिहास में, व्यापार में अपनी ईमानदारी और उसूलों के लिए जाना जाता था, आज वहां मिलावट, झूठ और धोखेबाजी जैसी सामाजिक बुराइयां घर कर गई हैं। और देखिए, जब किसी समाज का चरित्र ही कमजोर हो जाए, जब उसमें नैतिकता की कमी आ जाए, तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यानी अपना बचाव तंत्र खो देता है। वो अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि कोई भी बाहरी हवा का झोंका उसे गिरा सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या इस पूरे दस्तावेज का निष्कर्ष ये है कि लेखक ये मान चुके हैं कि बाहरी ताकतों की चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता? अब लेखक ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि हाँ, वे बाहरी ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं, लेकिन इसका कारण उनका कोई सुपर पावर होना नहीं है। तो फिर क्या कारण है? कारण यह है कि दूसरे पक्ष ने अपना डिफेंस ही छोड़ दिया है। यहूदी समुदाय ने इतिहास के सबसे बुरे दौर देखने के बाद भी अपनी मेहनत, विज्ञान, शिक्षा और अपनी एकता के दम पर खुद को एक ग्लोबल पावर बनाया। इसके विपरीत इस लेख के अनुसार, जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने अपनी ताकत सिर्फ आपसी बहसों और अतीत के गुणगान में बर्बाद कर दी। तर्क और मेहनत के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। ये किसी भी जागरूक इंसान के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल है। लेकिन जब बीमारी और उसकी जड़ें इतनी साफ हो चुकी हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास में किसी ने भी इस खुले घाव को भरने की कोशिश नहीं की? क्या किसी ने इस गिरती हुई इमारत को सहारा देने का प्रयास किया? अरे, इतिहास ऐसे प्रयासों से भरा पड़ा है। जब ये अंधकार बहुत घना हुआ, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत उभरी जिसने इन दोनों चीजों को पहचाना, बाहरी चालों को भी और अंदरूनी कमजोरियों को भी, और समाज को दोबारा खड़ा करने का बीड़ा उठाया। स्रोत में ऐसे कुछ बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, अगर हम उन उदाहरणों की बात करें तो दस्तावेज में सबसे पहला नाम तो भारत से ही आता है, शाह वलीउल्लाह दहलवी। ये 18वीं सदी का वो दौर था जब मुगल सल्तनत भरभराकर गिर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सारी समस्या की जड़ सत्ता का जाना नहीं है, बल्कि कुरान से दूरी है। लोग बिना समझे सिर्फ शब्दों को रट रहे थे। उस समय धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने कुरान का फारसी में अनुवाद किया। अच्छा। उनका विजन बहुत साफ था। वो चाहते थे कि आम इंसान सीधे मूल स्रोत को, सोर्स कोड को पढ़ें और समझें, ताकि वो उन बीच के लोगों या मौलवियों द्वारा फैलाई गई इसराइलियात और जो मनगढ़ंत कहानियां थीं, उनसे बाहर निकल सकें। ये तो वैचारिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा पलटवार था। और अगर राजनीतिक मोर्चे की बात करें तो उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का उदाहरण बहुत दमदार है। ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को बचाने की नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा को बचाने की है। बिल्कुल। जब विश्व ज़ायोनी संगठन ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय से भारी रकम के बदले फिलिस्तीन की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा मांगा ताकि वहां बसावट की जा सके, तो उनका जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर का जिंदा टुकड़ा काट के दे सकता हूं, लेकिन फिलिस्तीन की 1 इंच जमीन नहीं दे सकता। बाप रे। हाँ, क्योंकि ये मेरी निजी संपत्ति नहीं, पूरी उम्मत की अमानत है। उन्होंने उसी फूट डालो राज करो की नीति का जवाब देने के लिए इत्तेहाद इस्लामी यानी पैन इस्लामिज्म का नारा दिया, ताकि लोग छोटे राष्ट्रवाद से ऊपर उठ के एक बड़े मकसद के लिए एकजुट हों। लेकिन हमने पहले बात की थी आर्थिक शिकंजे की। वैचारिक और राजनीतिक पलटवार तो ठीक है, लेकिन क्या किसी ने कभी अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को हथियार बनाकर वापस वार करने की कोशिश की? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 1970 के दशक में सऊदी अरब के किंग फैसल का है। 1973 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने वैश्विक अर्थशास्त्र के नियम ही बदल दिए। तेल वाला फैसला? बिल्कुल। उन्होंने तेल को सिर्फ बेचने की एक वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया। उन्होंने पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई ही रोक दी। और उस एक फैसले से पूरी दुनिया की, खासकर अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लग गई थीं। हाँ, किंग फैसल ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है और आप में उसे इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को आपके आगे झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा।
ये आर्थिक संप्रभुता की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। इसके बाद दस्तावेज में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिनका प्रभाव मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर सबसे ज्यादा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इकबाल ने उसी बौद्धिक गुलामी और हीन भावना पर सीधा प्रहार किया जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। इकबाल ने देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खानकाहों में, रहस्यमयी दुनिया में बैठकर सिर्फ दुआओं के सहारे चमत्कार का इंतजार कर रहा है। उन्होंने लोगों को झकझोरा और कहा कि खाली बहसों से बाहर निकलो और मैदान अमल यानी कर्म के मैदान में उतरो। उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो था खुदी का फलसफा। ये खुदी सिर्फ आत्मनिर्भरता तो नहीं है ना, ये कुछ और भी गहरा है। हाँ बिल्कुल, खुदी का मतलब सिर्फ अपना काम खुद करना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण है। इसका मतलब है अपने अहंकार, अपनी पहचान और अपनी आत्मशक्ति को इतना मजबूत और बुलंद कर लेना कि कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी मीडिया नैरेटिव आपको मानसिक रूप से अपने गुलाम न बना सके। वाह! और अगर हम आज के आधुनिक दौर की बात करें तो स्रोत में मलेशिया और तुर्की का जिक्र है, खासकर महाथिर मोहम्मद और रेसेप ताय्यब एर्दवान के दौर का। इन्होंने इकबाल के उसी खुदी के फलसफे को जमीन पर उतारा है। तुर्की का उदाहरण तो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। जब उन्हें पश्चिमी देशों ने आधुनिक हथियार देने से मना कर दिया या उन पर शर्तें थोपी तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी खुद की रक्षा इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज तुर्की अपने खुद के ड्रोन और मिलिट्री तकनीक बना रहा है। जाहिर है, जब आप अपनी तकनीक खुद बनाते हैं, अपना हथियार खुद बनाते हैं, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहते और कोई वर्ल्ड बैंक आप पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें ना, तो इन सभी ऐतिहासिक शख्सियतों और आधुनिक मॉडल्स के जो प्रयास रहे हैं, उनका एक ही बड़ा निचोड़ निकलता है। इस पूरे संकट से बाहर आने के केवल 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते कौन से? पहला, इल्म की तरफ वापसी, यानी साइंस, रिसर्च और लॉजिक को अपनाना। दूसरा, आर्थिक आज़ादी, अपनी ज़रूरतों और तकनीक के लिए आत्मनिर्भर होना। और तीसरा, मकसद की एकता, अपने छोटे छोटे मसलकों और जातियों के झगड़ों को भुलाकर पूरी इंसानियत और समाज की भलाई के लिए एक हो जाना। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और शहबाज अहमद के इस गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। बाहरी साजिशें, मीडिया का नैरेटिव या कोई भी ज़ायोनी चाल, ये सब महज एक अंधेरे की तरह है। और ये प्रकृति का नियम है कि अंधेरे को कितना भी कोस लिया जाए, उससे कभी रोशनी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। किसी भी समुदाय को अपना दिया खुद जलाना होगा और वो दिया सिर्फ ज्ञान, बड़ी मेहनत और एकता के तेल से ही जल सकता है। स्रोत के अंत में अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद दिलाया गया है, जिसका भाव यह है कि हमने अपने पूर्वजों की जो महान विरासत गवा दी, उसी के कारण हम आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आ गिरे। लेकिन उसी शेर में ये उम्मीद भी छुपी है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें, अगर हम फिर से इकरा के असल मायने समझ लें, तो ये पासा फिर से पलटा जा सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हो रहा है, जिस पर हर सुनने वाले को विचार करना चाहिए। वो क्या है? जब कोई भी समाज अपने वर्तमान की कमियों को सुधारने और भविष्य की योजना बनाने के बजाय सिर्फ अपने अतीत के गौरव के गीत गाने में उलझ जाता है, तो क्या वो वाकई किसी भारी दुश्मन की चालों से हारता है, या फिर वो खुद अपनी ही रुकी हुई जंग लगी सोच का शिकार हो जाता है? सोचने वाली बात है कि क्या असली आज़ादी सिर्फ नक्शे पर खींची गई भौगोलिक सीमाओं में होती है, या हमारी अपनी सोचने, समझने, सवाल करने और ज्ञान का निर्माण करने की आज़ादी में? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए, हर उस समाज के लिए एक आईना है जो तरक्की करना चाहता है। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस दस्तावेज ने वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई परत के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।